हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जल संसाधन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जल संसाधन से जुड़े हुए वो सारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो सही जगह पर आए हो, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। पहले इस वीडियो को स्किप करते हो, आप दूसरे का वीडियो देखते हो तो समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर समझा देंगे बहुत ही आसान तरीके से, और नोट्स भी मिल जाएगा आपको जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं जल संसाधन। देखिए जल का मतलब तो आपने समझ ही होगा कि जल क्या होता है, पानी होता है। दोस्तों जल क्या होता है, पानी होता है पीने के लिए, धोने, कपड़ा धोने के लिए और नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए जल का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये संसाधन आपको जो दिख रहा है इसमें, ये संसाधन क्या होता है, थोड़ा सा हम ऊपर इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए कि जल संसाधन पर देखिए, संसाधन का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जिसे हम अपने उपयोग में लाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो सभी वस्तु क्या है दोस्तों, जिसे हम यूज करते हैं, वही जो हमारे दैनिक जीवन को या फिर डेली लाइफ को सरल बनाता है, बहुत आसान बनाता है, उसी को बोलते हैं संसाधन। चाहे वो जल हो, पेड़ हो, पौधे हो या फिर मिट्टी हो, बहुत सारे कपड़े हो, चाहे इधर घर हो, कोई भी से हो, जो चीज़ आप देख रहे हैं आसपास अपने, जो आप यूज करते हैं, उसे उपयोग करते हो, आपके लाइफ को आसान बनाता है, उसी को बोलते हैं संसाधन। जैसे हमारा एक है जल संसाधन, तो इस पर जल के बारे में बात करना है इस चैप्टर पर। तो चैप्टर में बने रहिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे समझते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब नोट करते हुए चलिएगा। इसमें हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। चलिए सबसे पहला है कि बांध क्या होता है, जिसे डैम बोलते हैं हम लोग। यह संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक है। देखिए बांध क्या है दोस्तों, बांध जिसे हम लोग डैम बोलते हैं। अब डैम का नाम तो सुने होंगे, जहां पर पानी को रखा जाता है। तो संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे सहायक है डैम में, आइए इसके आंसर को देखते हैं। उत्तर है दोस्तों, देखिए उत्तर आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि बांध यानी डैम नदी के प्रवाह को नियंत्रण करने और पानी को रोककर रखने के लिए बनाई गई दीवार को डैम कहते हैं। यानी डैम क्या होता है, एक बड़ा सा दीवार होता है दोस्तों, जहां पर पानी के प्रवाह का मतलब होता है कि कोई चीज़ का फ्लो होना, बहना। तो उस बहते हुए पानी को रोक करके रखना, उसे नियंत्रण करना, उसे कम करना, और पानी को लंबे समय तक रोक करके रखना, उसे वहीं पर रखना। दीवार बनाया जाता है ताकि पानी को हम लोग रोक कर रखते हैं, उसी को बोलते हैं डैम। आइए अब समझते हैं कि यह संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे हेल्प करता है। आइए समझते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा है दोस्तों, क्या रहा है, देखिए बोल रहा है कि सबसे पहला है हमारा कि पानी संग्रह। देखिए पानी संग्रह ये कैसे हेल्प करता है दोस्तों, पानी संग्रह में हेल्प करता है। आइए समझते हैं। देखिए डैम जो होता है वो वर्षा के समय बहने वाले पानी को रोक कर भंडारण करता है। क्या करता है दोस्तों, जो वर्षा होता है, वर्षा के समय बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, उस पानी को क्या करता है, ये दीवार डैम जो होता है वो रोक करके रखता है पानी को, जिससे गर्मी के समय में भी पानी की उपलब्धता बनी रहती है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि गर्मी के सीजन में जो बड़े बड़े तालाब और नदियाँ सूख जाती है, उसमें ये फ़ायदा देता है डैम। ये दीवार जो होता है पानी को रोक करके रखता है लंबे समय तक, और गर्मी के सीजन में हमें ये फायदा देता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये कौन कैसे सहायक है। तो बिजली उत्पादन में भी यह मदद करता है, यही डैम बिजली उत्पादन में भी मदद करता है। किस प्रकार से, आइए समझते हैं। बोल रहा है कि बांध से यानी डैम से गिरते पानी से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। देखिए आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। बोल रहा है कि बिजली उत्पादन में कैसे सहायक है, कि बांध से यानी डैम से जो पानी को गिराया जाता है ऊपर से, तो क्या करता है, इससे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, इससे एक एनर्जी बनाई जाती है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है, बना देता है। यह सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है। यहाँ नो पोल्यूशन होता है, इसमें कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, और बहुत ही सस्ता होता है बजट में। तो यही एक है जो बिजली उत्पादन में भी सहायक होता है। और आगे समझते हैं कौन कौन से चीज़ों में सहायक है ये। देखिए उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद आपके सहायक है कि इस जल का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। अच्छा डैम जो बनाएंगे हम लोग तो उसमें पानी रखेंगे, तो क्या वो सिर्फ बिजली उत्पादन में या फिर मछली पालन में या फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे रोक कर रखते हैं। लेकिन इस पानी का उपयोग हम लोग पीने के लिए भी करते हैं, खाना बनाने के लिए भी करते हैं, कपड़ा धोने के लिए, बहुत सारे चीज़ों के एक्टिविटीज़ के लिए उपयोग किया जाता है इस
डैम के पानी का उपयोग। अब आगे समझते हैं। आगे हमारा कि यहाँ बाढ़ को नियंत्रित करता है। अब जब कभी वर्षा ज़्यादा होने लगती है तो बाढ़ आने लगता है और बाढ़ से बहुत सारे जगह को तबाह कर देता है, बहुत सारे घर परिवार को उजाड़ देता है, तो इसमें भारी नुकसान होता है। तो इसीलिए डैम को बनाया जाता है उस बड़े से दीवार को, ताकि पानी को नियंत्रित किया जा सके, उसके फ्लो को कम किया जा सके और पानी को लंबे समय तक रोक करके रखा जाए। यही डैम का फायदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नोट करते जाइएगा अगर हो सके तो। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है, इसका उद्देश्य एवं लाभ लिखिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एक ऐसा परियोजना होता है जिसमें बहुत सारे उद्देश्य होता है। बहुत सारे चीज़ों के लिए हम लोग प्लानिंग बना करके रखते हैं कि इससे हमें ये लाभ मिलेगा, इससे हमें ये फायदा होगा। तो आइए क्या होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसके बाद समझेंगे इसके उद्देश्य और इसके लाभ को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उसके आंसर को, उसके बाद ही आपको समझाते हैं उसके उद्देश्य क्या है। देखिए बोल रहा है कि जब किसी नदी पर ऐसा बांध क्या होता है, डैम होता है, तो डैम बनाया जाता है जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा कर सके या फिर पूरा करे। देखिए बांध हम लोग क्यों बनाते हैं, सिर्फ पानी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जब किसी नदी पर एक ऐसा डैम हम लोग खड़ा कर देते हैं, बना देते हैं, जो एक साथ कई उद्देश्य को क्या करता है, कोई उद्देश्य को उसे पूरा करता है और हमें फायदा देता है। हम लोग अभी आपको समझाए कि वर्षा के पानी को फ्लो होने से रोका जाता है डैम, और लंबे समय तक हम लोग रखते हैं। लेकिन बहुत सारे यूज होता है, उपयोग होता है डैम के पानी से। जैसे सिंचाई करते हैं, बहुत सारे किसान लोगों को इसमें फायदा होता है। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध आसानी से मिल जाता है। इसमें बिजली उत्पादन भी हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया। बाढ़ नियंत्रित को इसे या फिर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है डैम की सहायता से। बोले ना कि जब कोई वर्षा होती है, जब भारी वर्षा, तो उसमें क्या होता है कि बाढ़ आने लगता है, तो उस बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जाता है इसी दीवार से, इसी डैम से। तो जल आपूर्ति एवं मछली पालन, तो उसे देखिए बोल रहा है कि जल आपूर्ति, बहुत सारे लोगों को जल की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, एवं मछली पालन भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं इस पानी का उपयोग करके। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को जब हमें फायदा मिलता है तो इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एक ऐसी परियोजना जिसमें हमें बहुत सारा उद्देश्य होता है, इसमें लाभ होता है, उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आइए समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है और इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, हमें क्या क्या फायदा होता है डैम से। आइए समझते हैं। कह रहा है सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि जल विद्युत तैयार करना। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो जल से होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है, इसमें विद्युत बनता है, इसमें जिसके जरिए हमारे घर तक बिजली आता है। ये बिजली जो हमारे घर तक आता है किसके जरिए आता है, डैम के जरिए भी आता है। अब आगे समझते हैं। आगे है हमारा कि बाढ़ को नियंत्रित करना। ये जो देखिए बाढ़ जब आता है तो क्या करता है, डैम नियंत्रित करता है, उसे कुछ समय के लिए उसे रोक करके रखा जाता है, और इसी का उपयोग हम लोग मछली पालन में करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, सिंचाई में करते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। जैसा कि हमने आपको बता दिया, सिंचाई के लिए भी उपयोग होते हैं। ये बोल रहा है चौथा नंबर कि मछली पालन करना। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हम लोग मछली पालन भी कर लेते हैं इसी पानी के उपयोग करके। चौथा देखिए चौथा है दोस्तों कि मृदा अपरदन को रोकना। अच्छा देखिए जब कभी बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी क्या करता है, उस एक तो घर परिवार को उजाड़ता ही है, पेड़ पौधों को, साथ ही जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वह करके चला जाता है। तो इससे क्या करता है, हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, मिट्टी को नुकसान होने से हम लोग बचा सकते हैं। इसीलिए बाढ़ को रोकने के लिए डैम बनाते हैं। अब आगे समझते हैं। आगे है दोस्तों 6 पॉइंट जो हमारा है वो है कि उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करना। बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्री के लिए क्या होता है, जल आसानी से मिल जाता है, पानी मिल जाता है इसी डैम के सहायता से। अब आगे समझते हैं। आगे है हमारा कि भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए ये एक उदाहरण है, ये जो परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसमें से एक उदाहरण है आपका भाखड़ा नागल परियोजना। ये बहुत बड़ा डैम है, ये जो इसके पानी का उपयोग लोग मछली पालन में करते हैं। इसके बहुत सारे उद्देश्य होता है, जैसे बिजली उत्पादन होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को पानी सप्लाई करता है, यही सारे इसका उद्देश्य है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा क्लियर तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। कह रहा है
कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का हानि लिखिए। अच्छा, इसका जो जैसे कि हमने लाभ लिख लिया कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, डैम से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। डैम से बहुत सारा फ़ायदा होता है, मछली पालन करते हैं, उसके पानी का उपयोग हम लोग खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े धोना, बहुत सारे चीज़ों के लिए करते हैं। फैक्ट्री में यूज होता है, बड़े बड़े उद्योगों में यूज होता है, कृषि में यूज होता है, मछली पालन में यूज होता है। लेकिन इसका हानि भी वो बोल रहा है कि इसका हानि लिखिए, इससे हमें नुकसान भी होता है। बाढ़ के पानी को जो डैम होता है उससे नुकसान भी होता है। कैसे नुकसान होता है आइए समझते हैं। देखिए, नुकसान में हमें लिखना है सबसे पहला लिखना है कि इसके कारण उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। जहां डैम बनाया जाता है, जहां पर बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जाता है या फिर उसे संभाल करके संरक्षित करके रखते हैं, तो बड़ा सा एरिया लेता है। ये नहीं कि छोटा सा एरिया में तो डैम बनेगा नहीं। डैम बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया की ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उसको उस क्षेत्र को, एरिया को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि डैम अगर बनता है तो डैम छोटा में नहीं बनता है, डैम बहुत बड़ा बनता है, ताकि पानी को ज़्यादा मात्रा में हम लोग संभाल करके रखें, सुरक्षित रखें, उसे बहने ना दे। इसी के लिए क्या होता है कि उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उसे विस्थापित होना पड़ता है दूसरी जगह। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इसके कारण उस क्षेत्र का उपजाऊ भूमि डूब जाता है। अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए डैम बन रहा है, उसका ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, वहाँ कोई भी आप फसल लगाते हो तो उगता है अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी के साथ। तो क्या होता है, डैम बनाने से उसकी उपजाऊ भूमि जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है, वो डूब जाती है धीरे धीरे। तीसरा देखिए, इसके कारण उस क्षेत्र का पेड़ पौधा जो होता है, उस क्षेत्र के पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबको काटना पड़ता है डैम बनाने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ नहीं रह सकता है, और पशु पक्षियों को भी वहाँ हटना पड़ता है या फिर जान चली जाती है। अब आगे समझते हैं आगे हमारे दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा देखिए, चौथा क्या कह रहा है कि यदि किसी कारण बांध टूट जाता है, यानी डैम अगर टूट जाएगा तो उसका निकटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। यदि किसी कारण से अगर डैम टूट जाता है, डैम की जो दीवार होती है उस पानी को रोक करके रखती है, अगर वही अगर टूट जाएगी तो क्या होगा, इससे बहुत नुकसान होगा सामने वाले एरिया को, सामने में रहने वाले लोगों को। क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा, रहने वाले लोगों को भी नुकसान होगा, इसमें बहुत सारे घाटा भी हो सकता है और पूरा एरिया पानी पानी हो सकता है। चौथा नंबर को देखते हैं आगे दोस्तों है हमारा, वो है चौथा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी लिखा हुआ है उसे आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा में 4 चांद लगा देंगे। तो आइए समझते हैं कि जल दुर्लभता क्या है। देखिए, जल संसाधन में सिर्फ हमें जल के ही बारे में पढ़ना है ज़्यादातर, और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमने आपको बता दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ भी आपके रहेंगे वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं जल दुर्लभता क्या होता है। दोस्तों, जब पानी की मांग ज़्यादा और उपलब्धता कम हो जाए तो उस स्थिति को जल दुर्लभता कहते हैं। जब पानी की मांग यानी इसकी डिमांड जब कहीं पर ज़्यादा होने लगे और पानी ही कम मौजूद हो, उसी को बोलते हैं जल दुर्लभता। यानी पानी की ज़्यादा डिमांड होने लगे लेकिन पानी ही ना हो मौजूद, उसी को बोलते हैं। इसके क्या कारण हो सकता है जल दुर्लभता का, आइए इसे समझते हैं आगे। देखिए, बोल रहा कि इसके कारण को लिखे, तो आगे इसके कारण को समझते हैं। देखिए, जल दुर्लभता का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण देखिए, पृथ्वी का जल स्तर लगातार नीचे गिरना है। पृथ्वी का जल स्तर जो होता है, जो पृथ्वी जो मिट्टी होती है वो जल को क्या करती है, सोख करके रखती है। अब ये लगातार नीचे की ओर गिरती जा रही है, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारे लाइफ में। हमें पानी की अभाव होने लगेगी, पानी की समस्या ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उसके पानी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे होने लगेगा। अब देखिए आगे देखिए, भारी मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई होना। जैसे आपको बोले कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जल स्तर नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो पानी को भी क्या करती है, उसे सोखती है और ऊपर की ओर रखती है। यानी जल स्तर को वो बैलेंस बना करके रखती है पेड़ पौधे। तो उसी को अगर हम लोग काट देंगे तो जल स्तर नीचे की ओर गिरता चलेगा, जिससे हमें पानी का अभाव होने लगेगा। अब आगे समझते हैं, उद्योगों द्वारा जल का प्रदूषित होना। जो बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने होते हैं ना, तो उससे जल का बहुत बड़ा प्रदूषण होता है, यानी जल को प्रदूषित कर देते हैं। उस जल का और कोई उपयोग ही नहीं होता है, बर्बाद चला जाता है।
चौथा देखिए, बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग बढ़ती है। अगर जब जब किसी एरिया में जनसंख्या बढ़ने लगे, इंसान ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगे, इससे क्या होगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा, लोग ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी की डिमांड भी हाई रहेगी। लेकिन प्राकृतिक जल स्रोत सीमित है, बोल रहा है कि प्रकृति में जल स्रोत तो सीमित है, ये तो बढ़ेगा नहीं, जनसंख्या बढ़ रहा है। तो इस यही चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जनसंख्या हम लोग कंट्रोल कर देंगे तो शायद पानी, देखिए पानी तो बहुत है पृथ्वी में, 1/4 भाग यानी 1 भाग स्थल है और 3 भाग पानी है। पानी बहुत मात्रा में है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। पीने लायक पानी सिर्फ 1% पानी है, 2% मान के चलिए, तो 1% क्या है दोस्तों, आपके पीने लायक पानी है। तो उसे हम लोग बचा करके चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन जो क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन ये सब क्या होते हैं, ये सब हमने आपको संसाधन और विकास पर पढ़ा दिया है। उस चैप्टर पर अगर आपको पढ़ना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ क्लिक कीजिए और उस चैप्टर पर पहुँच जाइए। अब आगे समझते हैं। देखिए व्याख्या करने बोल रहा है कि जल जो पानी होता है ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसे, अब नवीकरणीय क्या होता है हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसका बार बार पुनः पूर्ति संभव है, यानी एक बार यूज कर लिए तो बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं नवीकरणीय। और अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे एक बार यूज कर लिए तो भविष्य में और उपयोग नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाएगा। अब आगे समझते हैं आंसर में। देखिए जल को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक चक्र के माध्यम से बार बार पुनः उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए फिर से आपको समझाते हैं। जल को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक चक्र के माध्यम से क्या होता है, एक प्राकृतिक चक्र होता है। वो चक्र हम आपको समझाएंगे अभी कि पानी कैसे नवीकरणीय संसाधन है। वही चक्र के माध्यम से बार बार पुनः उत्पन्न होता है। पानी क्या होता है, एक चक्र होता है, चक्र के जरिए पानी को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं उस चक्र को, उसी को जल चक्र कहते हैं। आइए समझिए। देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वाष्पीकरण, जिसे इवापोरेशन कहते हैं। देखिए इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। बोल रहा है कि समुद्र नदियों और झीलों से सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। कैसे ऊपर उठता है दोस्तों, समुद्र के पानी या फिर नदी का पानी या फिर झील का पानी जो होता है, इससे सूर्य की गर्मी के कारण जो सूर्य का किरण होता है वो पड़ता है इन पर, इस पानी पर, और इसकी गर्मी से क्या होता है, ये पानी भाप बनने लगता है। ये आप जब कभी देखिएगा, जब कभी हमारी जो मम्मी लोग होती है, जब कभी खाना चावल बनाती है तो वो क्या करती है, पहले आप पानी चढ़ाती है जिसे औधन बोलते हैं, तो क्या होता है वो धीरे धीरे भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। आप हाथ रखिएगा तो भाप बन के क्या हो जाएगा, वो वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी धीरे धीरे पानी की तरह दिखने लगेगा वो भाप ठो। देखिए उसके बाद क्या होता है, भाप बनकर वो ऊपर उठ जाता है। उसके बाद संघनन होता है। क्या होता है, संघनन, कंडेंसेशन जिसे को बोलते हैं। अब ये इसे समझिए। देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, बोल रहा है कि यहाँ भाप ठंडी होकर बादलों में बादल बन जाते हैं। सॉरी गाइस, संघनन क्या होता है, यह भाप जो भाप बनकर उड़ा वाष्पीकरण से, यह भाप ठंड होकर के ठंडी हो जाती है और बादल का रूप ले लेती है, बादल का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वर्षा होती है जिसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन कहते हैं उसको, जब बादल भारी हो जाता है, वही जब बादल बनती है भाप, तो जब बादल भारी हो जाता है तो बारिश या बर्फ या ओले के रूप में पानी दोबारा धरती पर गिरता है। यही एक चक्र होता है जिसके जरिए पानी को हम लोग बार बार यूज कर पाते हैं, ये कभी ख़त्म होता ही नहीं है। देखिए आगे समझिए। हो रहा है कि इस प्रकार जल चक्र के द्वारा जल का पुनः चक्रण होता है, इसीलिए जल को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। इसी चक्र के द्वारा, जिसे हम लोग जल चक्र कहते हैं, जल का पुनः चक्रण होता है। ये क्या होता है, एक बार पानी बना, पानी क्या होता है, फिर धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश के कारण उसकी रोशनी जो पड़ती है तो पूरा तालाब, और गर्मी के दिनों में देखिएगा पूरा नदी और तालाब झील बड़ा बड़ा सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है और आधा पानी नीचे की ओर चला जाता है। तो जो पानी वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाता है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो संघनन होता है और वो बादल का रूप ले लेता है। और जब बादल भारी होने लगता है तो ओला के रूप में, देखिएगा बर्फ के रूप में धीरे धीरे कभी टपकने लगता है या फिर बारिश होने लगती है। यही चक्र बार बार होते रहता है, इसीलिए जल क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। यहाँ तक आपको क्लियर है, आगे समझते हैं।
आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा जो भी हम आपको बता रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बोल रहा कि जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। अच्छा, ये जो जल संसाधन है इसका संरक्षण यानी इसको बचा करके रखना क्यों आवश्यक है हमें, तथा इसके लिए क्या क्या करना होगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा जल संरक्षण के लिए। चलिए आगे समझते हैं इसको। आंसर देखिए, आंसर में आपको बताया गया है कि जल हमारे जीवन का आधार है। जल क्या है दोस्तों, हमारे जीवन का आधार है। अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, ये गारंटी है। बिना पानी के जीवन, खेती, उद्योग, बिजली सब कुछ असंभव है। बिना पानी के ये सब काम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल है तो क्या है दोस्तों, जीवन है। ये सब चीज़ें नहीं होगा अगर पानी नहीं रहेगा तो, ना ही जीवन रहेगा, ना ही खेती रहेगी, ना ही बड़े बड़े फैक्ट्री, उद्योग, कारखाने या फिर बड़े बड़े घर, मकान, बिल्डिंग ये सब बनेंगे, ना ही बिजली। और ये सब कुछ क्या है, असंभव है जल के बिना। लेकिन आज जल की कमी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आजकल की जो जो जनरेशन है वो इसमें जल की कमी तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है देखिए, क्योंकि इसीलिए इसका संरक्षण और सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। क्यों बढ़ रही है आपको समझाते हैं। देखिए, अभी जनसंख्या बढ़ने लग रही है, पीने योग्य पानी 1% है, उसमें क्या होता है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग घर बना रहे हैं, दूसरे एरिया में जा करके ज़मीन खेती कर रहे हैं, वो मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे पानी की अभाव क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी का यूज ज़्यादा होने लगेगा। इसी को बोलते हैं। आगे समझते हैं कि इसका संरक्षण और प्रबंधन करना क्यों जरूरी है। आइए इसका उपाय समझते हैं। इसका उपाय है दोस्तों, सबसे पहला उपाय समझिए। छतों और जमीन पर गिरने वाले वर्षा जल को संग्रहित और पुनः उपयोग किया जाए। क्या होता है कि जो पानी गिरती है छत पर या फिर जमीन पर, तो इससे क्या होता है, इस वर्षा जल को संग्रहित करके, इसे संग्रह करके, संभाल करके पुनः उपयोग किया जाए। ये कैसे करना है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, आप अपने अपने दिमाग से लगा सकते हो। अगर जब कभी पानी गिरता है तो छत का पानी का उपयोग हम लोग नहाने के लिए भी कर सकते हैं, उसे क्या करते हैं, कपड़ा धोने के लिए भी, बर्तन धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपने अपने सोच है, आगे समझते हैं। वर्षा जल संग्रह करना चाहिए। क्या होता है कि वर्षा जल, जो वर्षा होती है उसके जल का पानी को हम लोग संग्रह करके रखना चाहिए। आगे समझते हैं। तीसरा क्या है, नदियों, झीलों और तालाबों में कचरा, रसायन या मल जल नहीं डालना चाहिए। देखिए, जो नदी, झील, तालाब वगैरह होता है इसमें हमें कचरा नहीं डालना चाहिए, या फिर फैक्ट्री में जो रसायन बनते हैं, मल जल है, ये नहीं डालना चाहिए पानी में। इससे जल प्रदूषित होता है। आगे समझते हैं। बोल रहा है कि पानी को रोकने और बाद में उपयोग के लिए बांध, डैम और तालाब बनाना चाहिए। ये देखिए, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि डैम के बारे में। पानी को, चौथा नंबर देखिए, पानी को रोकने के लिए क्या दोस्तों करना चाहिए कि बाद में उसके उपयोग के लिए, उस पानी को उपयोग के लिए हमें डैम बनाना चाहिए। डैम क्या करता है, उस पानी के फ्लो को, बहाव को रोकता है और लंबे समय तक यूज करने के लिए रखता है। तालाब बनाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे अगर तालाब बनाएंगे तो इससे पानी क्या होता है, संग्रहित रहती है पानी, और लंबे समय तक हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंचाई के लिए, मछली पालन भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि पानी की एक एक बूंद कीमती है दोस्तों। ये हर गांव में या फिर हर स्कूल में करीब सिखाया जाना चाहिए, हर बच्चे को, हर बड़े आदमी को, हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को, कि एक एक बूंद पानी का बहुत ही कीमती है। इसे बचा करके हमें रखना है, इसे अच्छे तरीके से यूज करना है। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या कह रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे नोट कीजिए। बोल रहा है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्या होता है, जहाँ पर गर्मी होती है या फिर जहाँ बारिश कम होता है, तो इसमें वर्षा जल को संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। जब बारिश होती है वहाँ पर राजस्थान में, तो कैसे उन लोग पानी को इकट्ठा करके रखता है, इसी के बारे में आपको चर्चा करना है। देखिए आंसर देखिए, क्या रहा है कि वर्षा का पानी पाइपों के माध्यम से टंकी में जमा किया जाता है। ये जो वर्षा का पानी होता है दोस्तों, पाइपों के माध्यम से टंकी में उन लोग जमा कर लेते हैं। और देखिए, वर्षा जल का पहला पानी का उपयोग ये लोग क्या करता है दोस्तों, उन लोग छत की सफाई करता है, इसमें टंकी साफ करता है, कपड़ा धोने में करता है, छत और टंकी की अच्छी तरीके से सफाई में करते हैं, पहला बारिश जब होता है। उसके बाद आगे समझिए, बोल रहा है तीसरा पॉइंट जो बोल रहा है उसे समझिए।
बोल रहा है कि राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में, राजस्थान का जो जैसलमेर एरिया है वो पारंपरिक खादिन तकनीक का उपयोग करता है। अब ये खादिन क्या होता है? खादिन होता है दोस्तों, देखिए खादिन एक होता है जब जब किसी जगह पर या फिर किसी एरिया पर छोटे छोटे तालाब के रूप में उसे गड्ढा खोद करके रखा जाता है, उसमें पानी को संग्रहित किया जाता है, लंबे समय तक पानी बना रहता है। अब आगे समझिए, बोल रहा है कि राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए अनेक बावड़ियों का उपयोग या फिर निर्माण किया जाता है। ये बावड़ी क्या होता है? राजस्थान में पानी को बचाने के लिए लोग बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वही सब को आपको लिखना है। एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान में जब पानी होता है तो उन लोग पानी को, उन लोग बहुत ही कम वर्षा होती है, तो क्या होता है कि उसके पानी को लोग लंबे समय तक उपयोग करता है, यूज करता है बावड़ी का इस्तेमाल करके। अब ये बावड़ी क्या होता है? देखिए देखिए बावड़ी का होता मतलब होता है दोस्तों कि उन लोग कुआं का मतलब ये करता है, उन लोग कुआं बनाता है, लेकिन सीढ़ी नुमा कुआं बना देता है उन लोग। सीढ़ी नुमा कुआं बनाने से पानी लंबे समय तक उन लोग रख पाता है। तो यही होता है कि राजस्थान में पानी, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पानी के अभाव को कम करने या फिर उसे बचाए रखने के लिए ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पानी की मात्रा को बचाया जा सके या फिर पानी को संग्रहित करके रखा जा सके, उसे उपयोग में लाया जा सके। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि भारत के नदी घाटी परियोजना का नाम एवं स्थित नदी एवं राज्य का नाम लिखे। इसे अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इसमें एक नंबर आपके शायद पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें डैम का नाम है, जो हमने आपको बता दिया कि डैम क्या होता है। डैम क्या होता है? उसमें जो वर्षा के पानी होता है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, और डैम का जो बहुत सारे उद्देश्य हो या फिर इससे लाभ होता है, जैसे कि मछली पालन करते हैं हम लोग डैम से। डैम का पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। डैम का पानी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है, बहुत सारे किसान लोग सिंचाई करते हैं। इसी डैम का पानी का उपयोग लोग खाने पीने, बड़े बड़े उद्योगों, कारखानों में उपयोग किया जाता है। तो ये बड़ा बड़ा डैम है, जैसे कि डैम का नाम है भाखड़ा नदी है, सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा गांधी नहर है, मैथन तिलैया है, ये सब डैम का नाम है। ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी, नर्मदा नदी, सतलज और ब्यास नदी, दामोदर, बरकरार, ये सब है। और यहाँ पर आपके राज्य के नाम लिखे हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए कि कौन सा डैम किस नदी पर बना है। और इस नदी का जल का पानी तो हमने आपको समझा ही दिया कि इसका क्या उपयोग होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है। और बचा आपके राज्य का नाम, तो कौन कौन से राज्य पर ये डैम बना है, कौन सा डैम किस राज्य पर बना है, उसे याद कीजिएगा। एक नंबर में शायद ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।